सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मार्च का महीना इसलिए बड़ा अहम गिरदाना गया कि इस महीने में लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च तो अब मुलतवी हो गया है। बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि इस्तीफ़ों की जो डिमांड रखी गई पाकिस्तान मुस्लिम नून और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से PDM में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इस्तीफ़ों के मामले को पहला ऑप्शन नहीं गर्दान रही है। और अब वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पर रजामंद हुई तो तहरीक में शामिल किया जाएगा। यह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान बात हुई। साथ ही साथ ये कहा गया कि जरदारी साहब को वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफ़ों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो मामला यह है कि PDM क्या वाकई अब टूट फूट गई है या खामोश हो गई है, या फिर अगले आने वाले वक्त में कोई और बड़ा फैसला हो सकता है जो PDM के राह मुतय्यन कर सकता है। आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज बात होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का शरीफ ख़ानदान के अंदर क्या वाकई दरारें बन रही हैं कि आज जब ख़ानदानी मामलात बातचीत हो रही थी पार्टी के हवाले से, तो हमजा शहबाज ने मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ ने हमजा शहबाज के तर्ज़ सियासत पर एतराज़ किया। तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज की हिमायत की और उनके तरीक़ाकार और तर्ज़ सियासत को ही कहा कि इसी को ही आइडियल समझा जाए। तो फिर मामलात यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम नून की हकीकी मानों में क़यादत कौन करेगा, ये सवाल अहम है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि ये तमाम तर बातें सियासी जमातों का हिस्सा होती हैं। इख्तलाफ राय भी जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन यह इख्तलाफ राय वाकई किसी जमहूरियत के लिए आगे बढ़ेगा या तात्तुल का मामला हो जाएगा। आज हमारे साथ हमारे मेहमान तारुफ करवाते चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब में हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आपके वक्त का भी। और हमें हमारे रिपोर्टर शहबाज अहमद जो सारे इजलास की अंदरूनी कहानी है उनसे भी ये मामला जानते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से बात करते हैं, शहबाज अहमद से। लेकिन उससे पहले आपको एक कुछ गुफ्तगू सुनवाते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की, जो इस इजलास के बाद उन्होंने क्या की है, उसके बाद फिर मजीद बात होगी। जी, आर्टिफिशियल हरकतें करें और ऑर्गेनिक ग्रोथ ना हो तो वो यही होता है। आप तमाम लोगों को पता है कि हमजा शहबाज जो है उन्होंने अच्छी सियासत की, बुरी की वो तो सबके सामने है कि जिस तरह की, लेकिन वो पिछले एक दिहाई से ज़्यादा से सियासत कर रहे हैं। और इन कंपैरिजन टू दैट मरियम बीबी जो है वो उन्होंने अचानक डिसाइड किया कि अब मैंने सियासत में आना, और उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया। तो इख्तलाफात तो इनके बहुत पहले से थे। परसों मोहतरमा ट्वीट कर रही थी कि किसी का सब्सिट्यूट तैयार किया जा रहा है। मोहतरमा आप अपनी फिक्र करें, आपका सब्सिट्यूट तैयार भी कर दिया गया और लॉन्च भी कर दिया गया है। शहबाज गिल को आपने गुफ्तगू जानी है। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हसन मुर्तज़ा साहब से भी बात करते हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला हुआ है? अंदर दोनों बहन भाई जो हैं उनका अपना झगड़ा हो गया है। मरियम नवाज हमजा शहबाज की सियासत से नाला हैं और तर्ज सियासत पर एतराज़ मरियम नवाज पर भी हमजा शहबाज को है। हुआ क्या है? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। ये जो वीडियो लिंक पे एक इजलास था मुस्लिम लीग नून का, उसमें ज़राए ने ये बताया था और शहबाज गिल ने बाद में इस बात का इंकशाफ किया कि ये उस इजलास में मरियम नवाज ने तनकीद की थी हमजा शहबाज पर बहुत ज़्यादा, जिस पर नवाज शरीफ ने जो मरियम नवाज हैं उनको शटअप कॉल दी थी। हालांकि मरियम नवाज की सियासत से बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ मुत्तफिक होता है, लेकिन उस बात उन्होंने कहा कि आप हमजा से सीखें और हमजा बिल्कुल ठीक सियासत कर रहे हैं। ये वही बात है, शहबाज गिल ने भी जब हमने आज उनसे टॉक की तो उसमें उन्होंने कहा था कि बात वही है कि एक दिहाई से ज़्यादा हमजा शहबाज में है, वो MNA भी रह चुके हैं, इस वक्त MPA भी हैं और मुमकिन तौर पर वज़ीर आला पंजाब के वो कैंडिडेट भी थे पंजाब में। तो उस पर जो है जो मरियम नवाज है वो काफ़ी जो है वो नाराज है। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ जो है मरियम नवाज पर नाराज हुए थे क्योंकि हमजा शहबाज ने गुफ्तगू की थी कि जो जारहाना सियासत आप कर रही हैं, इस तरह की जारहाना सियासत जो है वो नहीं चल सकती। क्योंकि वीडियो लिंक पर इजलास में जो लंदन से नवाज शरीफ से उनके साथ इसहाक डार भी थे और लाहौर से हमजा शहबाज उस इजलास में मौजूद थे और साथ साथ
मरीम नवाज ने जराए ने ये बताया था कि जो परवेज इलाही हैं उनकी बतौर वजीर आला पंजाब की भी, और ये कहा था कि हमजा शहबाज जिस तरह सियासत करना चाहते हैं उससे हमें नुकसान हो रहा है। जिस पर हमजा शहबाज ने जवाब दिया था कि सियासत में मेरे साथ और आइडियल नवाज शरीफ ही हैं, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं आपके तर्ज सियासत जरहाना अंदाज है वो मजीद नहीं चल सकता। जिसके बाद नवाज शरीफ ने जो मरीम नवाज की बातों के मुकाबले में हमजा की बातों पर ज्यादा इत्तेफाक किया, और जराए ने ये भी दावा किया था कि मरीम नवाज बार बार डांटे, वीडियो लिंक का इजलास जो है वो छोड़कर चली गई थी। तो आज जब हमने शहबाज गिल से बात की तो उन्होंने वो भी यही कह रहे थे कि जो इख्तिलाफात है मुस्लिम लीग नून के ये पुराने हैं, और उन्होंने शहबाज गिल ने आज एक बड़ा इंकशाफ भी किया अपनी इस गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि जो क्योंकि इसमें सब सारी बातों में जो मरीम नवाज का 3 दिन पुराना ट्वीट है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का मामले से उन्होंने कहा था कि सिलेक्टर का सब्स्टिट्यूट तैयार हो गया है। तो ये हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान का तो सब्स्टिट्यूट शायद तैयार नहीं हुआ जिन्होंने सिलेक्टर कहती है, लेकिन मरीम नवाज का सब्स्टिट्यूट हमजा शहबाज तैयार हो गया है, क्योंकि उन्होंने आज 4 जगहों से लोगों को कॉल की जाती है, और एक घर से कॉल की जाती है कि जॉर्ज टाउन के प्लाट हमने आपको दिए, और दूसरे घर से कॉल की जाती है कि आपको प्लाट हमारे वालिद ने दिए। तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुतबादिल किसका है। तो ये शरीफ खानदान के अंदर बेसिकली अब ये पीडीएम इत्तेहाद में जो इख्तिलाफात इनमें इख्तिलाफात जो है वो सर उठाने लगे हैं, और नवाज शरीफ का जो है वो हमजा शहबाज की सियासत से नवाज शरीफ ज्यादा मुत्तफिक नजर आते हैं। लेकिन ये फैसला भी नवाज शरीफ नहीं करना है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन करेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, हमजा शहबाज जमानत पर रिहा हो चुके हैं, मरीम नवाज को भी नैब ने तलब कर लिया है। तो सूरत में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अब अगले आने वाले दिनों में शहबाज की क्या सूरत हाल होगी। से भी जरा ये बता रहे हैं हमजा शहबाज को कहा कि हमें मालूम है कि जेल में आपको कौन कौन मिलने आता रहा है और आप कैसे बाहर आए हैं जेल से। इस किस्म के एक दूसरे को जुमले भी कहे जाते रहे मरीम नवाज और हमजा शहबाज दोनों रकीन की जानिब से। बहुत शुक्रिया। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, सूरत पर बात कर रहे थे कि अंदर की कहानी क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मामला शरीफ ख़ानदान का अपना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी जमात के तौर पर पीडीएम में शामिल थी, उसके लिए अब एक अलग राह हो गई है कि वो जब इस्तीफ़े देंगे, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान होने वाले राब्ते में कहा गया, फिर वो तहरीक का हिस्सा होंगे। तो हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी मूव थी वो उसको एज ए न्यूट्रल सहाफ़ी मैं कहूँ कि वो कामयाब थी। आपने ज़िमनी इलेक्शन का कहा, कामयाब रहे, सेनेट इलेक्शन कहा, कामयाब रहे, इवन चेयरमैन सेनेट तक भी आप लोग पहुँच गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग बहस है। तो आप लोगों की ये तमाम मूव कामयाब रही, अब ये अचानक से इस्तीफ़ों का मामला आकर आप पर ये क्यों हुआ कि इस्तीफ़े पहले हों, बाकी चीज़ें बाद में हों, और उसके बाद आपको अलग फैसला करना पड़ रहा है, उनको अलग फैसला करना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि पीडीएम थी नहीं, पीडीएम है, और इख्तलाफ राय मुख्तलिफ सियासी जमातें जब इकट्ठी होती हैं उनमें इख्तलाफ राय भी होता है। इंशाअल्लाह ताला डायलॉग के जरिए हम उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सामने है पहले दिन से, जब हमने इस पीडीएम की जो हमारा पहला रेजोल्यूशन था, जो हमारी एपीसी थी, उसमें हमने इसे होस्ट भी किया, और हमारी ये काविश थी कि जिस वजह से पीडीएम जो है वो बना, हम कैसे चाहते हैं कि ये पीडीएम खत्म हो जाए। जिस दिन हमारा ये रेजोल्यूशन साइन हुआ उस दिन भी हम इस्तीफों की बात करते थे कि हमने इस्तीफे नहीं देने, हम कोई भी ऐसा फोरम नहीं छोड़ सकते जहां पर हम अपनी बात कर सकते हैं, और जो सियासी फोरम है उसको हम खाली कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने 85 के अंदर जो नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस हुए उनमें हमने इलेक्शन ना लड़ा, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, जो सियासत के अंदर लोग आए, जो खानदान इन्वॉल्व हुए, उससे कोई बेहतर नतायज हम समझते हैं कि नहीं निकल पाए, और एक सियासी निज़ाम जो था वो बड़ा बुरी तरह मुतासर हुआ। तो इसलिए हम इनके हक में शुरू से नहीं थे, हम कहते थे कि ये नहीं होने। एक ऑप्शन जरूर रखा गया था कि जिस किसी वक्त भी इस जद्दोजहद में अगर जरूरी हुए तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और अभी हमारे पास काफी ऑप्शंस पड़े हैं। बिलावल साहब इन इस्तीफों को एटम बॉम्ब कहते हैं कि एटम बॉम्ब है, लेकिन मौलाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब इस एटम बॉम्ब को पहले फोड़ना चाहते हैं। अब वो शर्त भी जो आ रही है, जरा बता रहे हैं कि आगे चलने का इत्तेहाद भी इस्तीफों की बुनियाद पर होगा। आपके लिए इस्तीफे ऑप्शन नीचे है, उनके लिए ऊपर है, अब फिर कैसे रास्ता होगा? या आप ऊपर आएंगे वापस इस्तीफों के मामले में?
देखें, जब सियासी लोग मिल बैठते हैं, डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, इस आपके सामने है। पहले भी हमारे से इस चीज पे इख्तलाफ किया गया, हमने उन्हें यही बात बताई कि अगर हम ये फोरम छोड़ देंगे तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी उनको। हमारे इस्तीफे देने से सेनेट का इलेक्शन नहीं रुक सकता, सेनेट का इलेक्शन होगा, और अगर सेनेट का इलेक्शन माइनस पीडीएम होगा तो फिर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी। वो हमारी 18वीं तरमीम भी बिल्डूज कर देंगे, वो एनएफसी अवार्ड भी खत्म कर देंगे, वो इस मुल्क को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के आइन में कोई इस किस्म का खिलवाड़ करे जिसकी जो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो। बिल्कुल सही। तो ये हमारी रिजर्वेशन थी और फिर उसमें हम कामयाब हुए। आपने अभी खुद बात जी जी, मैं बिल्कुल, मैं तो इसको हसन मुर्तजा साहब एडमायर करता हूँ कि जमहूरियत का रास्ता जमहूरियत से ही निकलना चाहिए और वही एक तरीकाकार कामयाबी का हो सकता है इस मुल्क के लिए भी। तमाम सियासी जमातें, हुकूमत, अपोजिशन में वो जमहूरी रास्ता अपनाए। तो नदीम कुरैशी साहब, इस वक्त हुकूमती कैंप में बड़ी खुशी है कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं और वो आगे जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है वो शायद कहीं डिले हो जाए, और फिर आज जो नून लीग के हवाले से ख़ानदान के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात सामने आए, तो फिर तो हुकूमत में खुशी होगी कि अब आपके लिए कोई ख़तरा कम अज़ कम हाल ही में अपोजिशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, खुशी की से हटकर मैं एक बात करूंगा। हुकूमती कैंप को पहले दिन से इस बात का अंदाजा था और हमने बारहा इस बात का इजहार किया कि पीडीएम का जो ये इत्तेहाद है, ये जो अलायंस है, ये जो कट है, ये बुनियादी तौर पे किसी कंस्ट्रक्टिव काम के, किसी पॉजिटिव या किसी हेल्दी एक्टिविटी के लिए नहीं था। ये इनके मकासद में सबसे पहले था अपनी जात। चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज को चंद फैमिलीज लीड कर रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तसव्वुर भी है, कोई तसव्वुर कर सकता है कि पीपल्स पार्टी में भुट्टोज के अलावा कोई शख्स लीड करेगा पार्टी को? या पीएमएलएन में तो खैर लीडरशिप का भरमार है। अब तो वहां ये मतलब मुगलिया खानदान की तरह ये विरासत ही सबसे बड़ा इशू बनेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ पहले दिन था वो आज भी है। मैं आज भी समझता हूँ कि अपोजिशन के उन दोस्तों को जिनके यहाँ चीजों को समझने का इदराक बहुत ज्यादा है, जैसे आसिफ जरदारी साहब हैं, इनको आज चाहिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनको ऑफर की है कि हम आइंदा इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़े। पाकिस्तान में जब तक हम इंस्टीट्यूट्स को मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी हुकूमत हो उसके लिए अवाम तक वो नताइज पहुंचाना, वो मस्बत माहौल क्रिएट करना तकरीबन नामुमकिन होगा। सर, आप पर जो इल्जाम होता है आप इंस्टीट्यूट पर हमला आवर हो रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के वो कह रहे हैं, अपोजिशन कहती है हमला आवर हुए हैं आप लोग, तो उनको कह रहे हैं कि आप उसकी मुस्ताफी। अभी मुदस्सिर दो चीजें सामने आ गई। अपोजिशन की बहुत सारी बातों का जवाब उनके अपने अमल ने दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आए ओपन बैलेट की तरफ जाएं। अगर ऐवाने बाला के लोग पैसों के जरिए या दीगर किसी भी जराए से अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अगेंस्ट वोट करते हैं, आए इस रास्ते को रोके। अपोजिशन ने नहीं हमारी बात मानी, बड़े सीखपा हुए। एक तारीखी वीडियो रिलीज हुई जो आज शायद डिस्कस ना हो इतनी ज्यादा, आने वाले 10-20 साल में बहुत डिस्कस होगी कि किस तरह से अराकीन असेंबली की मंडियां यहाँ लगती हैं, किस तरह से वो लोग जो पार्टी टिकट्स लेकर पार्टी के नाम पर अराकीन असेंबली बनते हैं, किस तरह से वो अपने जमीर के सौदे चंद करोड़ में या चंद करोड़ के तरक्याती फंड्स के एवज करते हैं। तो खान साहब की बातें तो सारी सही साबित हुई। मैं आज भी समझता हूँ इंस्टीट्यूट पे जिन्होंने हमले किए उनको पूरी कौम जानती है। सुप्रीम कोर्ट पर से लेकर और जस्टिस को कॉल्स तक करके मर्जी के फैसले करवाने और लोगों को मेलाइन और थ्रेट करना किन लोगों ने किया? अभी आपने देखा बतौर अपोजिशन लीडर जब हमजा शहबाज शरीफ साहब के नदीम कुरैशी साहब से दोबारा से रब्ता भी करते हैं, आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है, हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, लेकिन एक चीज़ थोड़ा क्लियर किया जाए कि ये ओपन बैलेट का मामला असम्बलियों के इलेक्शन तक तो हो सकता है, चेयरमैन सेनेट के लिए कदरे एक चीज़ मुख्तलिफ है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की जो इलेक्शन का प्रोसीडिंग है वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो सेनेट का अपना है उसके तहत होता है। तो ये तो दो अलग अलग चीज़ें। बहरहाल ये आज की बहस भी नहीं है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे जो हमजा शहबाज साहब ने या शरीफ ख़ानदान के ख़ानदानी एक मीटिंग हुई है उसके अंदर
जरदारी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई है और ये कहा गया कि चेयरमैन सेनेट अगर यूसुफ रज़ा गिलानी बने या वज़ीर आला परवेज़ इलाही बने तो मुस्लिम नून के लिए मुश्किलात होगी। तो ये जो कदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये नहीं होना चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको वाकई पाकिस्तान मुस्लिम नून पर एतमाद और एतबार है कि इस चीज़ों को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, आप अदम एतमाद की बात कर रहे थे, पंजाब में वो नहीं लाना चाहते हैं, वजह यह है कि वो कमज़ोर वज़ीर आला रखना चाहते हैं। जो गुफ्तगू भी हुई हमजा शहबाज साहब की, उसमें यह कहा गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर चेयरमैन बन गए सेनेट के तो फिर जनूबी पंजाब में तो नून लीग कहीं नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत होल्ड हो जाएगा दोबारा से फिर से। तो आपको एतमाद एतबार है पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो मूव पंजाब में आपके साथ है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एतमाद का, तो हम मुख्तलिफ सियासी नजरियात की जमातें हैं, हमारे नजरियाती इख्तलाफात भी हैं, हमारी एक तल्ख माजी भी जो है वो भी मौजूद है, हमारे साथ जो पंजाब के अंदर रवैया रखा गया वो भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल किया और पीडीएम में हिस्सा बनी और पीडीएम के साथ मिलकर इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो एतमाद हमें उन पे क्यों नहीं होना? सियासत में एतमाद ही होता है। अगर एतमाद जो है वो बहाल रहे तो मेरा नहीं ख्याल के गुफ्तगू के जरिए हमारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। अभी मेरे भाई हैं नदीम कुरैशी साहब, बड़े मोहतरम है हमारे लिए, वो बात कर रहे थे कि वजीर आजम साहब ने जरदारी साहब को दावत दी और उन्हें कहा कि आओ मिल बैठे और इस्लाहत भी करें और ये करें वो करें। तो बात यहाँ पर मैं अर्ज करूंगा कि वो एतमाद का फुकदान ही है, क्योंकि वजीर आजम साहब जो बात करते हैं उस बात से वो मुकर जाते हैं, यू टर्न लेते हैं और उनका वो सारा, सुबह वो और कहते हैं, शाम में वो और करते हैं। यही चीजें आज से 2.5 साल पहले हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें कहा कि हमें एक मुईशत पे चार्टर की जरूरत है, आए सारे मिल बैठते हैं, आप किसी को ना छोड़ें, किसी को एनआरओ ना दें, किसी को माफी ना दें। हमारे मुकदमात जो हैं वो अदालतों में हैं, आप अदालतों की भी तौहीन कर रहे हैं ये बात एनआरओ वाली करके, आप उसको एक तरफ रहने दें, वो हम भुगत लेंगे। इस मुल्क को जो मसाइल हैं वो कोई भी एक पार्टी नहीं हल कर सकती, वो हम सारों के मसाइल हैं और आपकी क़यादत में हम उन्हें करते हैं। अल्लाह करे जो बातें ये करते हैं वो दुरुस्त हों, ये मुल्क बहरानों से निकले, इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनका ये मुकाबला कर पाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी के साथ भी बैठकर बात करने को तैयार है। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी इस गुफ्तगू से मुझे आपकी पंजाबी की वो तकरीर याद आ गई है। मैं नदीम कुरैशी साहब से उसका जवाब ले लेता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब ने पंजाब असम्बली में एक पंजाबी की तकरीर की थी गामे मिरासी वाली जी को। तीसरी देख खुलने पर गामा मिरासी जो है वो खुद लाइन में आके कहता है माई बाप मैनू तुसी बख्श दियो, जड़ा है वो कहते जी सानू जेनू काट दियो। तो नदीम कुरैशी साहब, अपोजिशन को अब जेन से निकाल के अवाम के लिए सोचने का वक्त अब 2.5 साल गुजर गए हैं, तो वो जो अवाम है वो चाहती है कि वो उनको जहन में रखा जाए और उनके लिए कुछ किया जाए। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है। अपोजिशन ना लॉन्ग मार्च कर पाई, ना आपके खिलाफ कुछ कर पाई, ना आपकी हुकूमत गिरा पाई। अवाम मुंतजिर है कि अगले 2.5 साल आप पूरे करके कुछ कर जाएं। देखिए, मैं आपको एक चीज वजाहत कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान है। कोई शख्स दुनिया का जो बदतरीन तनकीद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे करेगा वो कर सकता है, उसका राइट बनता है, हुकूमतों को तनकीद बर्दाश्त करनी होती है। लेकिन कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकेगा कि माजी के हुक्मरानों की तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई जाती एजेंडा इस 2.5 साल में साबित हुआ हो। मैं समझता हूं अपोजिशन को ये मकाफात अमल का शिकार हुए। इन लोगों को अल्लाह ताला ने 35 साल मौका दिया, ये मुख्तलिफ तौर पे ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअल भी, ये पाकिस्तान में हुक्मरान लोग हैं। इसमें वो नस्ल एक ब्रीड वो मौजूद है जिनके जेहन में, जिनमें मरियम नवाज
या बिलावल भुट्टो, जिनके जेहन में सिर्फ एक ही नुक्ता है कि वी आर द लीडर, हम सिर्फ लीड करने के लिए पैदा हुए। तो इन्होंने थर्ड जनरेशन मार्केट में उतारी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मार्केट में इसी ग्राउंड पर उतारी है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने कॉल ऑफ फेल से ये साबित किया कि उन्होंने, ये कहते हैं जी यू टर्न लिया खान साहब ने। कौन सा यू टर्न लिया जी? आप लोगों ने टिल का जोर लगाया है कि किसी भी तरह एक सॉफ्ट एनआरओ में दिया जाए। मैं सॉफ्ट एनआरओ इसलिए कहूंगा कि एनआरओ से हमारे इन दोस्तों को बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस एनआरओ के हवाले से जनरल मुशर्रफ की और इन जमातों की बड़ी शोहरत रहेगी कि जनरल मुशर्रफ जो एनआरओ दिया उसके बेनिफिशियरी यही लोग थे जो आज पाकिस्तान की अपोजिशन या बिलखुसूस पीडीएम की सूरत में आज इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूं खान साहब ने इनकी वो बात नहीं मानी। जहां तक ये बात फरमाते हैं कि जी हमें सर उस एनआरओ से चले मुल्क में जमहूरियत तो बहाल हुई, ये तो हम कह सकते हैं कि उस एनआरओ से एक डिक्टेटरशिप खत्म हुई मुशर्रफ साहब की और जमहूरियत का बहरहाल तसलसल दोबारा से हुआ, ये तो कह सकते हैं ना। जमहूरियत या कोई कायदा कानून वो आम आदमी की बेहतरी के लिए होता है। कोई कायदा, कोई कानून, कोई आइन, कोई चीज, कोई ज़ाब्ता अखलाक अगर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ना ला सके तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ ताकतवर हों, अशराफिया के लोग हों, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हों, उनको भी कानून की उसी तरह से पाबंदी करनी चाहिए जैसे आम आदमी के साथ होती है। यहाँ खरबूजा चोर जेल में होता है और अरबों का डाके डालने वाला विक्ट्री के निशान बनाकर अपने दांत निकालकर बड़ी वो टूथपेस्ट की एक मशहूरी बना हुआ होता है। लेकिन नदीम साहब, आज एहसन इकबाल साहब ने कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा कि चोर चोर हमें कही जा रहे हैं 2.5 साल से, कोई 2.5 साल में एक चीज साबित की ऑपोजिशन के हवाले से कि ये चोरी है? सिर्फ और सिर्फ बातें। आज भी वज़ीर आज़म साहब जब मालाकंड गए तो वहां भी उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी जैसे लोग और नवाज शरीफ जैसे लोग टाटा और बिरला बन जाएंगे, 30 साल मुल्क का पैसा चोरी किया है। तो ये आप इल्जाम तो चोरी का लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं साबित है, हम पर कुछ करें ना, हमने क्या चोरी की है। मुदस्सिर, इससे बड़ा सबूत आपके पास क्या होगा कि मरियम नवाज ने दुनिया जहान के सामने कहा। मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा हैरान होता हूं इस बात पर कि इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि मौसूफा फरमाती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, आज उनकी जायदाद आ गई है 95 अरब रुपए की। यार इससे बड़ा कोई मतलब इससे बड़ा कोई सबूत होगा? और इससे बड़ा कोई सबूत होगा कि आपको पाकिस्तान की आला अदालतें सिसिलियन माफिया और अंडरवर्ल्ड की डेजिग्नेशन दे, आपको इस शानदार ओहदे पर मुतमकिन करे। इससे बड़ा कोई और सिलसिला होगा? इससे बड़ी कोई और सबूत होगा कि सिंध में बनने वाली जेआईटी ने जो उस पूरे स्ट्रक्चर का जिसमें ओमनी ग्रुप और जिसमें तमाम चीजें थी, फिर एक और आम कॉमन बात, चले मैं आम आदमी की बात करता हूँ, वाकई हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे अदालती सिस्टम में इस तरह के डिलेज हुए, उसमें मैं अदालती सिस्टम को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। जहां चालान नामुकम्मल होंगे, जहां गवाहों को भगा दिया जाएगा। रेंटल पावर केस एक बड़ा मशहूर केस था जिसमें नैब के आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो मियां चन्नू के रेजिडेंशियल थे, उनकी डेड बॉडी फेडरल लॉजिस के रूम से मिली। आज तक साबित नहीं हो सका कि उस शख्स को किसने वहां पर लटकाया। आज भी उसके, मैं खुद विटनेस हूं, उसके बच्चे, उसकी बेगम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती है, पाकिस्तान की इदारों से अपील करती है। ये अब रियासती इदारों का काम है, हुकूमत का काम है, आपके ज़ेरे असर इदारों का काम है कि जिन लोगों पर इल्ज़ाम है वहां पर साबित हो। लेकिन मैं हसन मुर्तज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा, 2 हफ्ते के लिए कहा गया कि 2 हफ्ते में फैसला किया जाए, आपकी कमेटी फैसला करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वहां पर फैसला होगा कि क्या करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो अब 2 हफ्ते के बाद तो वैसे ही फिर रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब आ जाएगा, तो ये जो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन, ये इस्तीफों की बातें, फिर तो इसका मतलब ईद के बाद की चीज़ें हैं। अब देखें जी, हमने तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो है उसमें ही करना है फैसला, और वो कुछ बात भी करना कबल अज़ वक्त होगी। वो इंशाल्लाह ताला 4 अप्रैल को हमारी मीटिंग है सीईसी की, उसमें हम जो डिसाइड करेंगे उससे हम पीडीएम को भी मुतला करेंगे कि ये हमारे फैसले हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी पीडीएम जो है वो बड़ी मुस्बत सोच रखने वाली मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो गौर करेंगे इस बात पर। जहाँ तक अभी मेरे भाई फरमा रहे थे नदीम साहब कि कौन सा यू टर्न, और ये सारी चीजें अब कहने से तो नहीं होती, पूरी कौम देखती है, उन्हें सुनती है, उनके यू टर्न से सारे वाकिफ हैं, ये भी जानते हैं। और एनआरओ, जो सॉफ्ट एनआरओ या हार्ड एनआरओ हो, वो भी सारों को पता है कि इस मुल्क में किसको मिला है। अब मैं नाम लूं तो फिर मेरे भाई ने गुस्से भी होना है, नाराज भी होना है। वो एनआरओ आपने, पहला एनआरओ जो था वो खुद लिया था,
जब आपने मुशर्रफ दौर में एमनेस्टी स्कीम से इमरान खान साहब ने अपना काला धन सफेद करवाया था। दूसरा एनआरओ हुआ था बाजी अलीमा साहिबा का, जो उन्होंने सिलाई मशीनों पे लिया था वो सारी प्रॉपर्टी का, वो भी सारी कौम को पता है। और फिर तीसरा एनआरओ आपने लिया था जिस वक्त आपने अपने जहाज वाले दोस्त को ओबलाइज करने के लिए आटे और चीनी के स्कैंडल से मुल्क से बाहर भेज दिया और फिर वापस इस शर्त पे बुलाया गया कि आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं पूछता। आपको उनसे पूछना चाहिए जो आपके हुकूमत बनाने में सहूलतकार रहे थे। वो एनआरओ होता है। हमने जो एनआरओ की आपने रट लगाई हुई है, हमारा अदालतों से फैसले हुए हैं। अगर ये तो अब देख रहे हैं कि हुकूमत किस जानिब इन चीजों को लेकर आती है, अपने एनआरओ से अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं राजा परवेज अशरफ साहब, और आपकी हुकूमत में बरी हुए हैं। बिल्कुल, ये अभी रिसेंट इस चीज का जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की है, अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की है तो ये पैरामीटर आपका सेट किया हुआ ही है कि जो नामजद करता है वो जिम्मेदार है। आप कहते नहीं कि नैब का चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर पीटीआई ने वो किए हैं। तो अब देखना ये है कि अब इदारों क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। दोनों का शुक्रिया अदा करते आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है और वो है जब मियां नवाज शरीफ 1985 में वजीर आला पंजाब के तौर पर मौजूद थे तो एक क्लर्क को डीजी एलडीए तक ले जाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा जादू या बहुत बड़ी तरक्की है कि एक क्लर्क डीजी एलडीए बन गए और फिर उन्होंने 1352 प्लॉट्स अपनों में बांट दिए। कोई पूछने वाला नहीं था। वो प्लॉट्स बेवाओं के, शहदा के, उलमा के, सहाफियों के और खिलाड़ियों के कोटे के प्लॉट्स थे जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को दिए गए। सारी बेज़ाब्तगियां कमर जमान शख्स ने की और कमर जमान को क्लर्क से डीजी एलडीए तैनात किया गया। नवाज शरीफ साहब 1985 से 1990 तक 2 बार वजीर आला रहे। 5 साल दौरे इख्तिदार में 1352 प्लॉट्स बांट दिए गए। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर खाबर अब्बास। खाबर, बताइएगा ये क्या हुआ कि इस तरह प्लॉट बांटे गए, और ये जिन्होंने प्लॉट वसूल किए हैं वो कौन कौन सी अहम शख्सियात है जो बेवाओं के प्लॉट ले गए, यतीमों के प्लॉट ले गए हैं, जो उलमा और शहदा के प्लॉट ले गए हैं? मुदस्सर, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है कि जब वज़ीर आला पंजाब बने नवाज शरीफ, जिनके हवाले से प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमेशा लिटिगेशन मौजूद रहते हैं और उनकी कभी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, मगर ये 1352 प्लाट पंजाब हुकूमत सामने ले आई है कि जब वो वज़ीर आला बने तो उन्होंने जो है इन 1352 प्लाट्स को गैर कानूनी तौर पर अलाट किया। और ये अलाटमेंट कोटा था जिसमें शोहदा की बेवाएँ, यतीम, खिलाड़ी, उलमा, इस तरह के लोग शामिल थे कि जिनके बारे में जो है वो इखलाकी तौर पे भी जिनका हक बनता है, उन्हें दुनिया के किसी मज़हब, किसी मुआशरे में भी जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, मगर पाकिस्तान में जो है उनके हक के ऊपर भी जो है वो डाका डाला गया पंजाब हुकूमत के मुताबिक। 1352 प्लाट जिनमें बड़ी अहम जगहों पे प्लाट हैं। मॉडल टाउन के अंदर कुछ प्लाट्स थे, 32 प्लाट मॉडल टाउन के अंदर थे, तकरीबन कोई 41 के करीब प्लाट्स जो है वो जौहर टाउन के अंदर, इसी तरह से मुख्तलिफ शहर की अहम जगहों पर जिनमें कमर्शियल प्लाट्स भी मौजूद है। करोड़ों अरबों रुपए के ये प्लाट्स हैं जो नवाज शरीफ साहब ने अपने मंजूर नज़र अफराद को जो है वो बांट दिए। और इनको बांटने के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया, बहुत सारे लोग जो है उसको देखकर मुतासिर होंगे और सोचेंगे शायद मेहनत से इंसान कहीं ना कहीं किसी मुकाम से पहुंच ही जाता है। कमरुज़्ज़मान खान साहब इस कहानी में ऐसा किरदार हैं जो कि मलेरिया डिपार्टमेंट के एक क्लर्क थे, मगर उसके बाद उन्हें जो है वो डीजी एलडीए तैनात करवाया गया। डीजी एलडीए तैनात करवाने के बाद ये सारी गैर कानूनी सरगर्मी अमल में लाई गई और जब अपनों को नवाजा गया तो उसके बाद उन पे नवाजिशात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। कमरुज़्ज़मान खान साहब के साथ जो है उनको बाद में प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्पेशल सेक्रेटरी लगवा दिया। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्हें अपना स्पेशल सेक्रेटरी लगा लिया। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने तो उन्हें पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगा लिया और किसी ना किसी सूरत उन्हें हुकूमत में रखा गया ताकि हुकूमत के जितने भी मामलात हैं वो उसी तरह से मैनेज होते रहें जिस तरह से वो 1352 प्लाट्स मैनेज हुए। और ये जो प्लाट्स मैं आपको मुदस्सिर बताऊं कि ये प्लाट्स लेने वाले कोई गरीब
यतीम, बेवा, शोहदा की बेवा, उलमा या जर्नलिस्ट नहीं थे, बल्कि ये अफराद वो थे जो उस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली थे, मेंबर कौमी असम्बली थे। राजा इशफाक सरवर हैं, खिजर हयात खान हैं, सेनेटर मंदू खान खेल हैं, एक सेनेटर भी थे जिन्होंने बैती गंगा से हाथ धोए। मगर अब जो है वो पंजाब हुकूमत ने इस पर सख्ती से एक्शन लेने की ठान लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने गुज़श्ता रोज इस पे बड़ी डिटेल ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि लोगों के पास ये 1985 से प्लॉट्स हैं, अब क्या होगा? इन लोगों से प्लॉट ले लेगी हुकूमत? क्या तरीकाकार हो सकता है? बिल्कुल मुदस्सिर, यही सवाल जो आपका ये वहां पर बैठे हर शख्स की जुबान पे सवाल था कि अब 1985 से ये प्लाट तो 4-4 हाथ बिक चुके होंगे, तो अब किस तरह से हुकूमत जो है इस पर एक्शन लेगी। मगर इस पे वजीर आला का जवाब ये था कि जिन लोगों ने प्लाट बेचे वो भी मौजूद हैं, और जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और ये कोटे के प्लाट्स हासिल किए उनसे रिकवरीज की जाएंगी, उन लोगों का डाटा निकलवाया जाएगा, उन लोगों के अकाउंट से, या जिस कोई भी एक प्रोसीजर बनाया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से, और जो नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया गया है उसको उनके खातों से रिकवर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जब गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है वो लाहौर के दौरे पर आए तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की जिसमें IG पंजाब शामिल थे, पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ताहिर खुर्शीद शामिल थे। उनके साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई जिसमें सारा फोकस जो है वो इस बात पर था कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो है, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई को तेज किया जाए, महंगाई पर काबू पाया जाए, और इन 2 चीजों का टास्क जो है खसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत को दिया गया। जबकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 70% ऐसी अराजी हैं जो सरकारी थी, जो महंगी अराजी थी, उनसे कब्जा छुड़वा लिया गया। मजीद भी इस अमल को तेज कर दिया जाएगा और किसी तौर भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शहजादा अकबर का भी यही कहना था कि तो जो भी ये देखना है कि ये जो बड़े बड़े लोगों के पास प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट्स भी वाकई वागुजार हो सकते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये लाहौर की बड़ी प्राइम लोकेशन के 1352 प्लॉट हैं जो उस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ ने अपने दोस्तों में, MPs, MNAs और सेनेटर्स में बांटे हैं। बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेंगे बढ़ते हुए कोरोना केसेस से मुतालिक। क्या वजह है कि दोबारा से तीसरी लहर आई है, लेकिन इस लहर में भी हम ये देख रहे हैं कि जो आवाम है वो उस तरह से जो पहली लहर की तरह ना तो SOPs पर अमल कर रहे हैं, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और जिस तरह से हमारी लाइफ चल रही है वो एक लाइफ चल रही है, लेकिन ये हेल्दी लाइफ नहीं रहेगी क्योंकि सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। हर आने वाले दिन में अमराज में इजाफा हो रहा है। एक रोज़ में 3449 केसेस भी सामने आ गए हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन हमारा रवैया बड़ा कैजुअल सा हो गया है कि जिस तरह से हम 2019 में जी रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कोरोना नहीं है, वैसा 2021 में भी आप इस वक्त देख रही हैं। क्या वाकई तीसरी लहर पहली 2 की तरह ही खतरनाक आ रही है? आ चुकी है, और हमारे पास जो अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी अलामतें थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह से पहली 2 लहर में हमारे पास जो पेशेंट आते थे वो उनमें से मेजॉरिटी को गले में खराश या सांस की तकलीफ या बुखार होता था। अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो बुखार के साथ उनको दस्त और आंखों में जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो, जिस्म पे बेइंतहा शदीद दर्द, ये सारी अलामतें उनके साथ आ रहे हैं। और इस वक्त हम जो तहकीक ने शो किया है कि यूके में जो स्ट्रेन था जिसमें बच्चों को भी इफेक्ट किया वो भी हमारे पास मौजूद है केसेस। तो इस वक्त हमारे पास यंगर पॉपुलेशन भी इफेक्ट होके आ रही है। और जो वैक्सीन की जो मुहिम शुरू हुई है उसमें अभी तक हम सिर्फ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और 60 साल से ऊपर जो अफराद हैं उन्हीं को दे पाए। तो इस वक्त भी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, अवाम है, उनको बिल्कुल खतरा लायक है डिसीज होने का, और उन्होंने बाकी एहतियात छोड़ दिया। और ये बहुत एक तशवीशनाक चीज़ है कि बिल्कुल ही लोगों ने समझा कि बस बीमारी खत्म हो गई और अब कुछ नहीं होगा, सब रूटीन नॉर्मल एक्टिविटी पे आ गए हैं, ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई हाथ धोता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग करता है। तो मतलब इस वक्त तो चीज़ें फिर भी कंट्रोल में है, बट अगर इसी तरह से हमारा एटीट्यूड रहा तो अगले हफ्ते या अगले 10-15 दिन में हम वैसे ही उसी सिचुएशन को फेस करेंगे जो हमने पिछले साल जून जुलाई में फेस की थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो बता रहे हैं, लेकिन आपने ये भी बात की कि अब कुछ अलामात जो हैं वो मुख्तलिफ भी हो रही हैं। अब क्या अलामात जो हैं वो मुख्तलिफ हो रही हैं? अगर सादा लफ्ज़ों में समझा जाए कि लोग जब अपने आप में ये तब्दीली देख रहे हैं तो उन्हें फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए, डॉक्टर से अपना टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए। क्या अलामात इस वक्त हैं ज़्यादा?
इस वक्त जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें दस्त के साथ भी लोग आ रहे हैं, बुखार, जिस्म में शदीद दर्द, दस्त, जिस्म पे रैश, एक किस्म का हल्का सा रैश होना, या फिर आंखों की सूजन जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, आंखें लाल होना जाना। तो इन अलामतों के साथ भी लोग हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जो पिछली लहर में हमारे पास जो अलामत थी कि सांस में तकलीफ होना या गला खराब होना, ये अलामतें कम है और पेट की जो तकालीफ है वो ज्यादा हम देख रहे हैं बुखार के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी। यकीनी तौर पर अब डॉक्टर साहबा ने जिस तरह से कहा वो बहुत लाजिम है, क्योंकि अब अलामात भी चेंज हो रही हैं और ये वायरस भी ज़्यादा एक्टिव होकर हम पर हमला आवर हो रहा है। एहतियात लाजिम है, एहतियात करेंगे, यकीनी तौर पर आप बच पाएंगे। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।